और चलिए सबसे पहले बात आस्था, भक्ति और विश्वास के रंगों की कर लेते हैं। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा आखिरी चरण में पहुंच गई है। आज यात्रा का 8वां दिन है। 8वें दिन भी भक्तों में उसी तरह का जोश, उमंग और आस्था है जैसे कि पहले दिन बनी हुई थी। या कहें भक्तों का उत्साह भी वैसे ही लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। भक्तों का उत्साह भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। रास्ते भर जय सियाराम और बागेश्वर धाम के जय जयकार गूंज रहे हैं। यात्रा के बीच बिगड़ती सेहत एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, लेकिन बाबा के जज्बे के सामने इस चुनौती ने भी घुटने टेक दिए। भक्तों में उत्साह भरते हुए बाबा ब्रजभूमि में पहुंच गए हैं। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, भक्त उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का काफिला धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर लोगों को इस यात्रा का मकसद भी बताते नजर आए। देखिए, देश के दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। कल की पदयात्रा सैनिकों के वीर शहीद सैनिकों के परिवार के साथ बैठ के भोजन भी पाया था, सैनिकों के सम्मान के लिए थी। आज की पदयात्रा किसानों के लिए है। किसान इस देश की धरोहर है, किसान इस देश की मूल रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश की एक संस्कृति भी है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों का और जवानों का सम्मान होगा तो निश्चित रूप से भारत का गौरव बढ़ेगा। आज की पदयात्रा किसानों के साथ में है, किसानों के हित उद्देश्य पूर्ण होवे एवं किसानों के प्रति राष्ट्र की फिर से दृष्टि जाए, इसलिए आज की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित रहेगी। हम हमेशा से जीवन भर राष्ट्र और राष्ट्र के हित के लिए ही विचार करते हैं। हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। हमारा जीवन का एक एक समय, एक एक पल, एक एक पहलू सनातन संस्कृति, राष्ट्र और राम के लिए समर्पित है। उसके लिए अनेक चैलेंजों को पार करते हैं, शारीरिक अस्वस्थता को भी पार करते हैं, हर एक प्रकार के संकटों को पार करते हैं। भगवान बल देता है, भगवान की कृपा है, उनकी कृपा के बल पर ये सब हो पा रहा। लेकिन हाँ, जो बोलना चाहिए वो बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। जो सत्य है तो है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब देखिए, जो बाबा का जोश है वैसा ही जोश इस यात्रा में नजर आ रहा है। सनातन एकता यात्रा में भक्तों का जोश हाई बना हुआ है। कोई नंगे पैर यात्रा कर रहा है तो कोई तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहा है। यात्रा पथ से देखिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की एक खास रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर का बाके बिहारी से मिलन है। 8वां दिन है आज पदयात्रा का और कोशी कला से यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ से आज पहुँचेगी छाता, लेकिन उसके पहले आप देखिए जो तस्वीरें हैं वो अभी भी बेहद शानदार बनी हुई है। यहाँ से लगभग 51 किलोमीटर दूर है वृंदावन और 51 किलोमीटर दूर है बाके बिहारी। लेकिन उसके पहले किस तरह से यात्रा में लोग लगातार आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। जयकारे सुबह से ही लगने शुरू हो गए हैं। जोश उत्साह बड़ों का, बुजुर्गों का अब तक बना हुआ है। हाँ जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जब तक बाबा साथ है कोई दिक्कत नहीं है। जब तक प्रभु रामचंद्र जी साथ में है, वीर बजरंगबली जी साथ में है, तब तक कोई दिक्कत आने की समस्या नहीं है। जी, इतने नाजुक होके बुखार में पैदल चल रहे हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत होगी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। इतना आनंद आ रहा है ना, इतना आनंद बरस रहा है, कह नहीं सकती। जय की जय, बालाजी महाराज की जय, महाराज जी की भी जय। बाबूजी, पैरों में दर्द तो नहीं? पैरों में दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है, सही चल रहा है, यात्रा सही कर रहे हैं। और जब से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं तो उसे बहुत बड़ा आराम है। बिल्कुल अटैक पर गया। हरियाणा से यूपी में आ गए। यूपी वालों की सेवा अच्छी लग रही? बहुत बढ़िया लग रही है, अच्छी, बहुत अच्छी थी। हरियाणा वाली की भी सेवा अच्छा थी, मध्य प्रदेश की भी सेवा अच्छी थी, हमारे उत्तर प्रदेश की भी ब्रजवासियों की सेवा अच्छी है। बहुत बढ़िया, ब्रजवासियों की सेवा पसंद आ रही है और लोग इस तरह से देखिए, अब तिरंगा भी है। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, हम बहुत खुश हूँ। हमारी भारत आगे बढ़े। हम जो हमारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत मेहनत कर रहे, वो आगे बढ़े, हमारी हिंदू एक हो जाए, हमारी राष्ट्र सब लोग भगवा ध्वज लेकर चल रहे हैं, आपने तिरंगा चुना, क्यों? हम तिरंगा इसलिए लिया, हम
जब छोटे थे तब से ही हम देशभक्त है, हम देश प्रेमी है। हाँ, और देश का ही काम हो रहा है, इसलिए लहरा दीजिए फिर एक बार अच्छे से। जय श्री राम। देखिए आप इस तरह से तमाम लोग यात्रा में अपनी भावना लेकर चल रहे हैं। हाथ में धीरेन्द्र शास्त्री जी का फोटो है। ये तस्वीर इसी तरह हाथ में थामे थामे दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे। जी हाँ, जय श्री राम। जी हाँ। क्यों रखा है फोटो हाथ? बाबा जी हमारे प्रिय हैं और बाबा जी नेक विचार को लेके निकले हैं और विशेषकर गौ के लिए संवेदनशील हैं, वो हमारा विषय है। अभी देखा मैंने कि आप इनके कंधे पर हाथ रख के चल रही थी। थकावट हो रही है क्या? दिक्कत हो रही? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पैरों में दिक्कत है, सूजन है। जी हाँ, दिक्कत बहुत है, लेकिन हमारे गुरुजी चल रहे हैं स्पीडा से, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो चले गए ऐसे हम चले गए, क्यों? वो भी हमारे भाई है, बड़े भाई भाई मानते। जैसे वो चले गए हम भी वहाँ मथुरा वृंदावन तक चले गए और राधे कृष्ण भगवान से बोले गए कि हमारी अर्जी स्वीकार करे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उन्हीं के हाथ में सब सौंपने जा रहे हैं। हम बुंदेलखंड सागर मध्य प्रदेश से है। हाँ, क्या ना, हमारे गुरुजी कहते हैं हंसा करो हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप के घर आया जाया करो। हम भी जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, हमारे गुरुजी की इस्माल कम ना हो, इसलिए हमारे पूरे भाई बागेश्वर हम परिवार के साथ चल रहे हैं कि कितना कष्ट आवे, लेकिन हमारे गुरुजी की इस्माल कम ना होना चाहिए। मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए। ऐसी ही तमाम हंसमुख तस्वीरें 8वें दिन भी बनी हुई हैं। ब्रज क्षेत्र में यात्रा प्रवेश कर चुकी है। यूपी के रंग दिखाई पड़ रहे हैं, ब्रज की संस्कृति दिखाई पड़ रही है और अब वक्त बहुत कम बचा है, दूरी बहुत कम बची है जब बागेश्वर का बाके बिहारी से मिलन होगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, कोसी। देखिए, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल लोगों का उत्साह चरम पर है, तो साथ ही साथ पूरे रास्ते में भी आम लोग उनके दर्शन पाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। लिहाजा यात्रा जहां से भी गुजरती है वहां भारी भीड़ जुटती है और उनका भव्य स्वागत होता है। हर तरफ हो रही है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की जय जयकार। इमारत की मंजिलों और छतों पर जमा है भीड़ बेशुमार। छज्जों पर खड़ी महिलाओं का हुजूम, सड़क किनारे उमड़ा जन सैलाब। सबको बस बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने की दरकार है। ये तस्वीरें मथुरा के रास्ते में उस जगह की है जहां धीरेन्द्र शास्त्री के काफिले ने सड़क पर नाश्ते पानी के लिए पड़ाव डाला, तो उनका दर्शन पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जब बुखार से वो परेशान थे और एक वक्त पर सड़क पर ही अपने एक साधक की गोद में सिर रखकर लेट गए थे, और अब ये तस्वीर जब सड़क पर ही बैठकर वो नाश्ता कर रहे हैं। कुल मिलाकर बाबा भले ही आज पूरे देश में पसंद किए जा रहे हों, उन्हें हर कोई खास समझता है, लेकिन वो अपने आप को एक आम आदमी ही समझते हैं। एक आम आदमी की तरह कहीं भी बैठकर कुछ भी खा लेने को तैयार रहते हैं और उनकी यही सादगी फिलहाल उनके लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आम लोगों के बीच बैठे आम लोगों के साथ घुले मिले धीरेन्द्र शास्त्री का ये अंदाज लोगों को उनका दीवाना बना रहा है, उनके प्रति श्रद्धा और आस्था में इजाफा कर रहा है। वही स्थिति यह भी है कि लोग धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सेल्फी लेने, तस्वीरें खिंचाने और रील बनाने के लिए भी बेकरार दिखते हैं। यात्रा के 7वें दिन कोसी में अपने पड़ाव के दौरान धार्मिक समागम को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पर चुटकी लेते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। दिखनी चाहिए, सेवादार नहीं दिखना चाहिए, भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पर वर्तमान तो रील का है। आजकल कोई रील ना ले तो वो मिलोभव नहीं माना। हमारे पास दिन भर आउट आदमी पाँव पड़त पहले रो, हमें लगला बड़ी श्रद्धा है, देखो लो रवाखन में आंसू है, बड़ी निष्ठा है, मानो गुरु जी फोटो तब हमें लगला कोई अलगा निष्ठा नहीं है, इंस्टाग्राम का ये नौटंकी चल रहा है। हाँ, खैर वो भी ठीक है, रील बनाना चाहिए, बुरा ना मानना कि कल से तुम लोग बंद कर दो। खूब बनाओ, ताकि सदियों बाद कभी जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारी भी नाती पोते वो रील देखकर कहेंगे कि हमारे भी बब्बा गए थे पदयात्रा में, हमारे भी दादाजी गए थे, तो एविडेंस रखो, एविडेंस के रूप में रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश की सीमा में ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करने पर हुए स्वागत से अभिभूत दिखे।
धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान पदयात्रियों पर हुई जबरदस्त पुष्प वर्षा और महिलाओं और बटुकों की ओर से की गई दिव्य आगमनी का जिक्र किया। पांडे जी ने कहा कि आपके स्वागत के लिए 11 तोपों की सलामी है, तो हमारा तो बीपी हाई हो गया। उनका अब ब्रिज पहुंचे नहीं है, पहले ही तोप घलन लगी। अब पहले बम से निपटे, अब तोप से निपटे। तो बाद में बताया गया कि वो वाली तोप नहीं है, ये फूलों वाली तोप है। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तो 11 तोपों से पुष्प वर्षा हुई। 251 सुहागन गोपियों ने मनमोहक श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए नृत्य किया। 151 मान मंदिर के बटुक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। सनातन एकता यात्रा में पग पग पर अभूतपूर्व उत्साह का माहौल नजर आया। धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सहयात्रियों पर फूल बरसाने के लिए लोग जगह जगह बुलडोजर पर भी सवार दिखे। भगवा ध्वज के साथ तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल जन समुदाय धार्मिक के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम का भी संदेश दे रहा है। हर उम्र, हर वर्ग, हर तबके के लोग इस यात्रा में शरीक होते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग पैदल इस पदयात्रा में भाग ले रहे हैं, तो साथ ही साथ झांकियां लेकर गाड़ियों, ऊँटों और डीजे के साथ भी बहुत से लोग इस सफर के साथी बन चुके हैं। लेकिन पदयात्रा में कई कवि भी पहुंचे हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो गाना लिखते हैं। मेरे साथ एक सज्जन है अभी, और हमने कल इनका गाना सुना था, आज फिर से आपको हम इनका एक भजन सुनवा देते हैं। चलिए सीधे भजन शुरू करिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा त्याग कर, लहसुन प्याज मांस मदिरा त्याग कर, सारे व्यंजन खाते हैं। हम बागेश्वर धाम वाले हैं, सिया राम गुण गाते हैं। हम बागेश्वर धाम वाले हैं, सिया राम गुण गाते हैं। माफ नहीं औलाद करेंगी, माफ नहीं औलाद करेंगी, अगर सोए रह जाते हैं। हम बागेश्वर धाम वाले हैं, सिया राम गुण गाते। यह यात्रा जब यूपी में प्रवेश करने के लिए यूपी हरियाणा सीमा पर पहुंची तो तस्वीर अलग ही नजर आई। ब्रजमंडल के खास सांस्कृतिक रंग भी इस यात्रा में घुल मिल गए। जो हम बात कर रहे थे कि जब यूपी में यात्रा प्रवेश करेगी, ब्रज धाम में प्रवेश करेगी, तो उसकी तस्वीरें बिल्कुल अलग होंगी। उनकी संस्कृति, उनका नृत्य, उनका संगीत, सबकी झलक यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लोग तरह तरह से यहाँ पर तैयार होकर आए हैं। कुल मिलाकर अब ये यात्रा यूपी में चलेगी, वृंदावन में प्रवेश करेगी, और इस तरह से इस यात्रा का रंग और ज्यादा सुनहरा और ज्यादा रंगीला हो जाता है। सनातन एकता पदयात्रा के समापन में अब चंद दिन ही बचे हैं। सिर पर सामानों की गठरी, बैग और पोटली है, तो मन में उमंग है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति की तरंग है, जिसकी बदौलत दूर दूर से देश के कोने कोने से ये लोग दिल्ली से वृंदावन की इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। सनातन की धुन को परवान चढ़ाने के लिए बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। अभूतपूर्व जीवट और दृढ़ संकल्प का संदेश दे रहे हैं। हरियाणा यूपी सीमा पर कोसी से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए 2 दिन बाद इस यात्रा का समापन बांके बिहारी जी के दरबार में जाकर होने वाला है। यात्रा को लेकर लोगों में बेहद उत्साह। बागेश्वर धाम की तरफ से चल रहे भक्तों के लिए सभी जरूरी इंतजाम भी रास्ते में किए गए हैं। देखिए जरा। विशाल फूलमाला के साथ भव्य स्वागत, भगवा झंडों के साथ उमड़ा जनसैलाब। ये तस्वीरें मथुरा में कोसी कोटवन बॉर्डर की हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा ब्रज क्षेत्र में पहुंची तो बड़े ही शानदार तरीके से आगमनी की गई। कोसी कोटवन बॉर्डर पर फूल बरसाकर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही 170 किलोमीटर की सनातन एकता यात्रा में शामिल हर व्यक्ति उल्लास और उमंग से भरपूर नजर आ रहा है।
7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में बहुत से लोग बिना चप्पल जूते के खाली पांव ही शामिल हो रहे हैं। हाथों में भगवा झंडा, धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरें और मन में एक ही भाव है, वह भाव है सनातन का। तो इस तरह के जो कटआउट हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो चल रहे हैं इसमें, उनके जो अनुयायी इस तरह के कटआउट लेके बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इस तरह ये यात्रा आ रही है और मथुरा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। तमाम उनके जो 7 लोग समर्थक चल रहे हैं इस यात्रा में, सनातन पद यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, तो वो लोग साथ मौजूद हैं और ब्रज में यात्रा पहुंच गई है और ब्रज में इसका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से और बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। दिल्ली से वृंदावन के लिए रवाना हुई यह यात्रा कल 7वें दिन ब्रज क्षेत्र में पहुंची तो धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से सनातन धर्म के संदेशों को अपनाने की अपील की। उन्होंने एक बार फिर से अपने उन्हीं संकल्पों को दोहराया, उसी मकसद के बारे में बताया जिसको लेकर वे यह यात्रा निकाल रहे हैं। संपूर्ण ब्रजवासियों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करके एक प्रार्थना करना चाहेंगे। ब्रज परिसर को, ब्रज क्षेत्र को स्वच्छ रखना है तो ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त रखना। उद्देश्यों को लेकर के ये पदयात्रा है। प्रमुख 7 संकल्पों में सामाजिक समरसता, यमुना मैया निर्मल हो, गौ माता राष्ट्र माता हो, ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। इन संकल्पों की जन जागृति की है, वैचारिक क्रांति की यात्रा है। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। हम दंगा फैलाने वाले सनातनी नहीं हैं, गंगा फैलाने वाले सनातनी हैं। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं, नारियल चढ़ाने वाले सनातनी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हो रही इस पदयात्रा में लगातार भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। ब्रज क्षेत्र में प्रवेश के अवसर पर इस यात्रा में यहाँ के स्थानीय रंग भी नजर आए। ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते लोग, भजन कीर्तन और गीतों पर झूमती महिलाएं और श्रद्धालु। आस्था और श्रद्धा की कोई सीमा नहीं, भक्ति के धुनों पर नाचते झूमते लोग, ढोलक की थाप पर कीर्तन भजन करते बटुक समुदाय, सबके चेहरे पर बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को लेकर छाया असीम उत्साह। तो ब्रज के जो लोग हैं ना, वो अपने आप में बड़े अद्भुत और अनोखे होते हैं और राम नाम कीर्तन की ध्वनि यहाँ पर चल रही है और जो उसका आनंद है ना, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनोखा है। ये यात्रा ब्रज में रहेगी 4 दिन और 16 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है, जो लीला स्थली है वृंदावन, वहाँ पहुंचकर इसका समापन होगा। बांके बिहारी के दर्शन के बाद ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करने के लिए, उनका साथ देने के लिए न केवल आम लोग पहुंचे, बल्कि साधु संत और सन्यासियों से लेकर राजनेता और जानी मानी हस्तियां भी इस यात्रा में शामिल होती नजर आईं। देखिए, ब्रज भूमि तो भगवान कृष्ण और राधा की भूमि है, ये तो प्रेम की भूमि है। यहाँ तो कण कण में राधा की और भगवान कृष्ण की क्रियाएं हैं। यहाँ उनके क्रंदन है। यहाँ तो हर आदमी धार्मिक है, हर आदमी सनातन को मानने वाला है। बेहद जोश है, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है। प्रशासनिक इंतजाम समस्त किए गए हैं और यहाँ हर कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर से सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए ना है। ब्रज क्षेत्र में पहुंचने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों का आभार जताया और कहा कि इस यात्रा का मकसद विचारों में बदलाव लाना है। ये सबसे बड़ा विषय है। हमारे तन की तबीयत जरूर खराब है पर दिल बहुत मजबूत है और अब संतों का और ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला। अब ब्रज में आ गए आप? बिल्कुल आ गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हजारों ब्रजवासियों ने आशीर्वाद देकर, दाऊ दादा का आशीर्वाद मिला, कोटबन वाले पूज्य मोनी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला, पूज्य श्री मृदुलकांत जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला। हमारे साथ में जगत गुरु भगवान तो बाहें पकड़ करके ही चल रहे। जिनके हाथ को महात्मा पकड़ लेते हैं, परमात्मा उन्हें कभी छोड़ता नहीं। सभी यात्राएं निश्चित रूप से अपने अपने उद्देश्य से हुई। हमारा उद्देश्य स्पष्ट रूप से है, राज सत्ता से देश का उतना सुधार नहीं हो सकता है, धर्म सत्ता से ही हो सकता। इसलिए राज सत्ता को पीठ दिखाई, धर्म सत्ता को मुख। कोसी मंडी में रात्रि विश्राम के बाद यात्रा का अगला पड़ाव ग्राम तुमोला में होगा। वहां से होते हुए ये यात्रा मथुरा की ओर बढ़ेगी। खबर है कि वहां पर एक धर्म सभा के भी आयोजन की योजना है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता, गौ संरक्षण
और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के संबंध में लोगों को संबोधित कर सकते हैं। यात्रा के दरमियान धीरेन्द्र शास्त्री की सेहत भी बीच में खराब हुई, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। और भगवान दया करेंगे, 2 दिन शेष बाकी है और ये एक वैचारिक क्रांति है हिंदुओं की एकता की, तो ये अनवरत चलती रहेगी जब तक तन में प्राण है। अंतिम श्वास तक जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुत्व के लिए। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। खास बात यह है कि अब तक धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में लाखों लोग जुड़े हैं और दिल्ली से यूपी तक के सफर में यात्रा के हर पड़ाव पर बड़ी तादाद में लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ, जिसको लेकर वे काफी उत्साहित नजर आते हैं। सकारात्मक विचारधारा के लोग और जुड़ रहे हैं और बहुसंख्या बढ़ गई है अपार। अभी 8 किलोमीटर आगे पूरी पदयात्री निकल चुके हैं, तो स्वरूप पदयात्रा का तो बदला है और ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये यात्रा पदयात्रा जब 16 तारीख को 12 बजे 4 धाम पर विराम हो, तो पूरे हिंदू समाज संकल्पित लेंगे कि अब हम गांव-गांव में अपनी विचारक यात्रा जारी रखेंगे। ब्रज क्षेत्र में सनातन एकता यात्रा के कई पड़ाव अभी बाकी हैं, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए जगह जगह रूट डायवर्जन प्लान भी जारी किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन सतर्क है ताकि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो और यात्रा सहूलियत से संपन्न हो जाए। कोसी मंडी से मनीष चौरसिया के साथ मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात बद्रीनाथ धाम की कर लेते हैं, जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे, लेकिन उससे 5 दिन पहले पंच पूजन के साथ कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर से 25 नवंबर तक किस दिन क्या प्रक्रिया रहेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। आस्था की रौनक है, भक्ति का उल्लास है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं है। प्रचंड ठंड के बावजूद धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन को पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि कपाट बंद होने में अभी 11-12 दिन बचे हैं। कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। अब भी 3 से 4 हजार श्रद्धालु रोजाना बाबा बद्रीनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा के अंतिम चरण में भी रौनक बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के अब 12 दिन महज शेष रह गए हैं और बद्रीनाथ धाम में भले ही ठंड है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हालांकि ठंड के चलते और अब अंतिम दौर की जो यात्रा है, उसमें यात्रा में थोड़ा सा कमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, मंदिर के आसपास का जो माहौल देख सकते हैं, एकदम भक्तिमय में दिखाई दे रहा है। हर कोई यहाँ पे आया हुआ और उत्साहित दिखाई दे रहा है। हर कोई फोटो यहाँ से अपने घरों को फोन कर बद्री विशाल के जो आज के दर्शन है वो करवा रहा है। अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे इस समय लोग पहुँचे हैं। ठंड है, इस समय गुनगुनी धूप है, थोड़ी सी राहत मिली है। अलग अलग जगहों से इस समय जो तीर्थयात्री हैं वो पहुँचे हैं। उत्तराखंड के तीनों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा अब अंतिम चरण में चल रही है। लिहाजा उत्सव और उल्लास का माहौल यहाँ भरपूर बना हुआ है। श्रद्धालु इसलिए भी खुश हैं, उन्हें बद्री विशाल के सुलभ दर्शन हो रहे हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद तीर्थयात्री गदगद दिखाई दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर जिन लोगों को आना है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो इस टाइम पर मेरे ख्याल से उचित समय है। आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। भगवान के दर्शन तो कह ही सकते हैं कि आप इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत कम भीड़ है। शाम को तो माइनस में टेम्परेचर है, 4 बजे के बाद बहुत ठंड है। हम कल शाम पहुँचे थे, सुबह हमने 9 बजे से दर्शन किए, स्नान करके बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अति आनंद। बहुत जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का काउंटडाउन चल रहा है। 25 नवंबर को कपाट बंद होने से पहले कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर से पंच पूजन का दौर चलेगा। मंदिर समिति और प्रशासन की देखरेख में सभी धार्मिक अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न किए जाएंगे।
25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। वहीं 21 नवंबर से पंच पूजाएं बंद के तहत जो सबसे पहले पंच पूजाओं का दौर शुरू होता है वो शुरू हो जाएगा। 21 नवंबर को सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में गणेश जी के कपाट, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के अंदर विराजमान रहते हैं, गणेश जी के कपाट बंद हो जाएंगे। 22 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में केदारनाथ के रूप में विराजमान आदि केदारेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। शिव भोलेनाथ को अन्नकूट दिया जाएगा और उसके बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 23 नवंबर को यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में खड़ग पुस्तक वेदों मंत्रोच्चार, जो यहाँ पे वेद पूजा पाठ मंत्रोच्चार जो होता है वो बंद हो जाएगा और मन के अंदर यहाँ पे मंत्रोच्चार का उच्चारण किया जाएगा। 24 को कढ़ाई भोग माँ लक्ष्मी जी को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह के अंदर से बुलावा भेजा जाएगा और ये 24 तारीख की प्रोसेस हो। 25 नवंबर को जो होगा बद्री विशाल के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने से पहले माँ लक्ष्मी को स्त्री रूप में, जो यहाँ के पुजारी हैं रावल जी, वो स्त्री रूप रखेंगे, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ से माँ लक्ष्मी जी को अपने साथ बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान करेंगे और इसी के साथ बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की वजह से मंदिर अगले 6 महीने के लिए बंद रहेगा। अगले साल वसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ के कपाट फिर खुलेंगे और इसी के साथ दर्शन का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। कमल नैन्सी लौड़ी, बद्रीनाथ धाम, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फीला माहौल महसूस किया जाने लगा है। खासतौर से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। यहां पारा इतना नीचे गिर गया है कि नदी, नाले और झरने तक जमने लगे हैं। ऋषिगंगा झरना हो या फिर शेषनेत्र झील, सब कुछ जमकर क्रिस्टल बन गई है। रात के वक्त धाम में तापमान -8 से 10 डिग्री तक पहुंच रहा है। तापमान माइनस में पहुंच गया है और नदी, नाले, झरने जमने लगे हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम के आसपास बहते झरने, नदी, नालों की हैं, जो ठंड में जमना शुरू हो गए हैं। बद्रीनाथ में इतना ठंडा है कि -16 में ये पानी का पूरा झरना पूरा जम गया है। ये देखो पत्थर बन गया बिल्कुल पानी। बद्रीनाथ धाम के पास ये नजारा ऋषि गंगा के जमते झरनों की है, जिसकी बूंद बूंद जमती जा रही है। बद्रीनाथ धाम में लगातार पारा लुढ़क रहा है। -16 डिग्री तक अब पारा यहाँ पे लुढ़क चुका है। बद्रीनाथ धाम के ऋषि गंगा के समीप के ये झरने देख सकते हैं। यहाँ पूरे पहाड़ी पे मानो क्रिस्टल लगे हुए हो, इस तरह का यहाँ पे नज़ारा है। ये पानी की बूंद बूंद यहाँ पे बहती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब अब फ्रीज हो चुकी हैं, बर्फ बनकर जम चुकी हैं। एकदम कांच से आकार, ये इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीरों में अगर देखें तो बेहद खूबसूरत, अपनी ओर आकर्षण करने वाला ये दृश्य है। बद्री विशाल धाम के पास की शेष नेत्र झील की तस्वीरें देखिए, जो न सिर्फ बता रही हैं कि धाम में हाड़ कपाने वाली ठंड है और ये झील बर्फीले पत्थर में तब्दील हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में आप कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम में जो ये शेष नेत्र झील है, ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। हर तरफ इसका पानी जम रहा है, जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ अब ये बर्फ पाले में तब्दील दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं बर्फ की जो परत है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरी झील फ्रीज हो चुकी है। इतना ठंड इस समय -10 से 16 डिग्री तक बद्रीनाथ धाम में रात को तापमान लुढ़क रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जो आ रहे हैं उन लोगों को इस समय कड़ाके की ठंड और हाड़ कपकपाने वाली सर्दी के सितम का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों यहाँ बर्फ के पहाड़, जमीन पर बनी बर्फ की सुंदर आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें बामणी गांव के रास्ते में पेड़ों पर जमी बर्फ की है, जिसने पेड़ों को क्रिसमस ट्री में तब्दील कर दिया है। सुंदर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मोटी बर्फ की चादर एकदम बन चुकी है, एकदम बिल्कुल ये कड़क बन चुकी है। बर्फ क्रिस्टल जैसा, कांच जैसा आकार, और यहाँ नीचे भी
पूरी तरह से पानी जो है वो बर्फ में तब्दील हो रहा है। लगातार बढ़ती ठंड के चलते इस समय पेड़ों पर भी ये एकदम क्रिसमस ट्री की तरह बर्फ जमी हुई सजी हुई दिख रही है। इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। और इधर जो रेलिंगों में ये बर्फ बनी हुई है ये बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस समय बद्रीनाथ धाम में किस तरह ठंड लगातार जो रात्रि का समय है बढ़ती जा रही है। इस बार पहाड़ों में अक्टूबर के महीने और नवंबर की शुरुआत में हुई बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर समय से पहले ही देखने को मिल गई है। एक महीने पहले ही ठंड पहाड़ों में गोता लगाने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। अभी भी 12 दिनों की बद्रीनाथ यात्रा शेष बची है। ठंड के बावजूद श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं और साथ ही यहाँ जमते झरने नदी नालों के खूबसूरत नजारों का भी आनंद ले रहे हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब खबर सैर सपाटे की कर लेते हैं। देखिए, मौसम में ठंड बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर जैसे मैदानी इलाकों में प्रदूषण भी बढ़ गया है, जिसके चलते जिन लोगों के पास वक्त है वो राजस्थान और हिमाचल का रुख कर रहे हैं ताकि बदले माहौल का मजा और साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल जाए। लिहाजा जयपुर से शिमला तक सैलानियों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। मौसम खुशगवार है तो भला इंतजार किस बात का। सैर सपाटे के लिए लोग निकल पड़े हैं। गर्मी बीत गई है और तापमान में गिरावट आ गई है तो गुलाबी नगरी जयपुर गुलजार हो गई है। जयपुर में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर ऐतिहासिक जगहों का दीदार करने पहुँचने लगे हैं। सर्दी के दस्तक देने के कारण अब यहाँ धूप बहुत तीखी नहीं लग रही, लिहाजा सैलानियों के लिए यहाँ की प्रमुख जगहों का दीदार करने का यह अच्छा मौका है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है तो यहाँ के खास पर्यटन स्थलों पर सफाई और सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तो देशी पर्यटक प्रचुर मात्रा में आ रहे हैं और विदेशी भी जो है दिसंबर के आते आते इनकी मात्रा के अंदर भी बढ़ोतरी होने वाली है। खास तौर से जब क्रिसमस और न्यू ईयर नजदीक आएगा विदेशी पर्यटक जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे और विभाग जो है वो इस चुनौती के लिए तैयार है कि उनकी अच्छी व्यवस्था जो है वो पर्यटन के दौरान रहे। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन में और इजाफा हो, इसके लिए नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके तहत राजस्थान में 19 नवंबर से पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन करने की तैयारी है। इस दौरान राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान नए रूप में दिखेगी। महोत्सव के लिए विशेष रूप से एक ग्राउंड ट्रैक तैयार किया गया है जिस पर सभी सातों संभागों में एक साथ नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। ये दृश्य राजस्थान की एकता, संस्कृति और नारी शक्ति का जीवन प्रतीक होगा। सहभागिता और मान्यता। इस फेस्टिवल में 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं तथा किसी भी आयु की महिलाएं भाग ले सकती हैं। वहीं पहाड़ों पर भी इन दिनों मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम शानदार होने के कारण पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। खासतौर से दिल्ली के प्रदूषण की मार झेल रहे लोग भी अब बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। बहुत फर्क है जी दिल्ली और शिमला में। तो यहाँ का तो शांति माहौल बहुत अच्छा है। वैसे दिल्ली में तो सर में दर्द हो जाता है, पोल्यूशन इतना है, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तो ये है। मतलब बहुत फ़र्क है। मेरी फैमिली में भी काफ़ी जनों का जलन रहती है आंखों में प्रदूषण की वजह से, मगर यहाँ बहुत अच्छा है, शांत माहौल है, प्रदूषण नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत बढ़िया लगा। जब आए तो उस समय तो ठंड लगी, जब चले तो ठंड थोड़ी सी कम महसूस हुई, पर ठंड है। शिमला में बहुत अच्छा मौसम है, देखा जाए तो हरियाली बहुत है, ठंड ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इस हिसाब से मज़ा है, घूमने अच्छा चीज़ है ये शिमला। यही वजह है कि शिमला इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। इसके कारण हिमाचल के पर्यटन सीजन में अच्छे कारोबार की उम्मीद भी जग गई है। बेशक ठंड थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह के आगे वह बेअसर ही दिख रही है। शिमला से विकास शर्मा और जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।